नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ। नव भारत शाम के 4 बजने को है, यानी कि वक्त है 4 का फायर का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आज आपको हम बताएंगे सरवर चिश्ती की साजिशों का पूरा कच्चा चिट्ठा। भड़काऊ मौलाना का स्टिंग ऑपरेशन भी आपको आगे दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपिका यादव। पीएम के खिलाफ एक्सपोज हुए प्लान पटना की भी पूरी कहानी आपको इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे बिहार की राजधानी से भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की प्लान बनाया जा रहा था। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वेदी। नमस्कार। देश के अलग अलग राज्यों से बाढ़, बारिश और बर्बादी की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी। 4 के फायर में फ्लड की ऑल इंडिया रिपोर्ट आपके सामने होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आज संसदीय शब्दों को लेकर मचे सियासी संग्राम की भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले 4 का फायर में हम आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में 50 बड़ी खबरें। मोदी के कार्यक्रम के दौरान थी गड़बड़ी की साजिश। पटना पुलिस की एफआईआर से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में गड़बड़ी का खुलासा। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले 6-7 जुलाई को संदिग्धों ने एक गुप्त बैठक की थी। पटना पुलिस की एफआईआर से बड़ा खुलासा। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ साजिश। बैठक में शामिल होने के लिए दूसरे राज्यों से पटना आए लोग। पटना में कई संदिग्धों को ट्रेनिंग दी गई। नव भारत पर बोले पटना एएसपी मनीष कुमार। अतहर आतंकी संगठन सिमी का सदस्य रहा है। 2 महीने से ये लोग एक्टिव थे, दूसरे राज्यों से आकर ट्रेनिंग देते थे। एएसपी मनीष कुमार ने कहा मार्शल आर्ट के नाम पर हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। केरल, तमिलनाडु के लोगों ने ट्रेनिंग ली। नव भारत के पास पीएफआई के प्लान का एक्सक्लूसिव दस्तावेज है। दस्तावेज से 10 साल के प्लान का खुलासा हुआ। दस्तावेज से पीएफआई के प्लान का बड़ा खुलासा। पटना से नव भारत को मिले पीएफआई के डॉक्यूमेंट्स और झंडे। एक्सक्लूसिव दस्तावेज में कई अहम जानकारियां हाथ लगी। इस्लामिक राष्ट्र की साजिश पर खुलासा। दस्तावेज में लिखा मुस्लिम हमेशा अल्पसंख्यक ही रहे हैं। 2047 तक मुस्लिम समुदाय के पास सत्ता आए। सत्ता ब्रिटिश राज में हमसे छीन ली गई। दस्तावेज में इस्लामिक राष्ट्र के लिए बताए गए 4 स्टेप। पीएफआई के झंडे के तहत मुस्लिम एकजुट हो। पीएफआई नेता कार्यकर्ता अपने लक्ष्य हासिल करें। बिहार पुलिस के खुलासे पर पीएफआई का बयान। कहा संगठन को बदनाम करने की कोशिश। फर्जी दस्तावेजों के जरिए पुलिस काल्पनिक कहानी बता रही है। पटना के फुलवारी शरीफ से टाइम्स नाउ नव भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फुलवारी शरीफ में किराए पर रहते थे आरोपी। लोकसभा सेक्रेटरीट ने जारी की है नई बुकलेट। करप्ट, कोविड स्प्रेडर और जुमलाजीवी, बेट्रेड, बाल बुद्धि, यहां पर हिपोक्रेसी जैसे शब्दों को असंसदीय भाषा माना गया है। लोकसभा सेक्रेटरीट की नई बुकलेट के अनुसार दोहरा चरित्र, निकम्मा, नौटंकी, ढिंडोरा पीटना, बहरी सरकार को अब असंसदीय भाषा माना जाएगा। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा है कि सरकार की मंशा है कि जब वो भ्रष्टाचार करे तो उसे भ्रष्ट नहीं कहें, भ्रष्टाचार को मास्टर स्ट्रोक बोलना जाए। संसद में शब्दों पर बैन पर राहुल गांधी का तंज। ट्विटर पर लिखा कि नए भारत के लिए नई डिक्शनरी। संसद की नई बुकलेट पर बोले जयराम रमेश, मोदी सरकार के खिलाफ बोली जाने वाली भाषा अब असंसदीय हो गई है। आगे और क्या होगा, विश करूं। लोकसभा में असंसदीय भाषा की नई लिस्ट पर बोले अभिषेक मनु सिंघवी, अगर आप अपनी आलोचना में रचनात्मक नहीं हो सकते हैं तो संसद का आखिर मतलब क्या हुआ। शक्ति सिंह गोली बोले कि लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश हो रही है। गुजरात में भी यही होता था। आंदोलन जीवी कह करके मजाक इसी सरकार ने उड़ाया है। टाइम्स नव भारत से बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, जुमला जीवी कहने पर ऐतराज क्यों, असंसदीय भाषा पर कमेटी बननी चाहिए। संसद में शब्दों पर बैन को लेकर के ओवैसी का बयान। कहा कि कॉन्टेक्स्ट जरूरी है, सरकार रूल और प्रोसीजर सुधारे। राघव चड्ढा का शब्दों पर बैन को लेकर के बयान। कहा कि शब्दों की सूची पढ़ करके लगता है कि सरकार जानती है उनके काम को कौन से शब्द परिभाषित करते हैं। उद्धव ठाकरे को एक और सियासी झटका। मुंबई के मीरा भाईंदर रोड में शिवसेना के 18 पार्षद शिंदे गुट में शामिल हुए। कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने किया साफ, संसद में अग्निपथ का विरोध करेगी कांग्रेस। मनीष तिवारी को नहीं मिलेगा पार्टी का पक्ष रखने का मौका। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा संसद सत्र में महंगाई, अग्निपथ योजना, आर्थिक स्थिति पर चर्चा चाहते हैं। अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान। का समाज का तुष्टीकरण चिंताजनक मुद्दा है जिसे हम संसद में उठाएंगे। असंसदीय भाषा पर बोली महुआ मोइत्रा, इस नई लिस्ट में संघी शब्द शामिल नहीं है। विपक्ष के इस्तेमाल करने वाले शब्दों को बैन किया गया। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा अगर करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, सिर्फ वाह मोदी जी वाह। टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने ट्वीट कर कहा हो सकता है ये सरकार संसद में डिबेट भी बंद कर दे। जनसंख्या नियंत्रण पर मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा पशु भी करते हैं जनसंख्या बढ़ाने का काम, सिर्फ जिंदा रहना ही जिंदगी का उद्देश्य न हो।
मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी का जवाब, कहा भागवत रोजगार पर बात क्यों नहीं करते, आरएसएस चाहता है देश में एक कल्चर हो। पीएम मोदी के झारखंड दौरे के बाद बीजेपी नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे भी दिल्ली पहुंचे। टाइम्स ऑफ भारत पर दिखा सरवर चिश्ती ने भड़काऊ बयान दिया था। टाइम्स ऑफ भारत पर सरवर चिश्ती के बेटे आदिल ने कहा, हर धर्म में कई मुद्दे आस्था से जुड़े, किसी को दुख हुआ तो माफी मांगना चाहता हूं, कन्हैया के हत्यारों को सख्त सजा मिले। लखनऊ के लुलु मॉल में लोगों ने पढ़ी नमाज, मॉल के स्टाफ ने बताया यहां कोई प्रेयर रूम नहीं है, जिन लोगों ने नमाज पढ़ी वो स्टाफ भी नहीं थे। लुलु मॉल मामले पर हिंदू महासभा ने कहा, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम मॉल के अंदर हनुमान चालीसा का करेंगे पाठ। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जहांगीरपुरी हिंसा केस में दायर की चार्जशीट, 37 आरोपियों के खिलाफ 2068 पेजेस की चार्जशीट दायर की गई। 21 जुलाई को सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक कर बनाई रणनीति। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भाषा विवाद को एक बार फिर हवा दी। तमिल कवि के जन्मदिन के मौके पर कहा, अगर एक भाषा को थोपा जाएगा तो डर है कि दूसरी भाषा समाप्त हो जाएगी। दिल्ली में बिजली के दामों में बढ़त पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, सांसद रमेश बितूड़ी भी रहे मौजूद, बोले लड़ाई जारी रहेगी जब तक सरकार दाम कम नहीं करती। टाइम्स ऑफ भारत की खबर का बड़ा असर, दिल्ली के 7 निगम पार्षदों ने निगम को लौटाया लैपटॉप, इन पार्षदों से टाइम्स ऑफ भारत की टीम ने बातचीत की थी। उपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान, का हरियाणा में कानून व्यवस्था बिगड़ने के कारण निवेशक नहीं आ रहे, सरकार की कार्यशैली ठीक नहीं। तेलंगाना में गोदावरी में फंसे लोगों का रेस्क्यू, नदी में पानी बहने से पानी बढ़ने की वजह से 2 लोग पानी में फंस गए, सेना ने दोनों लोगों को रेस्क्यू किया। पुणे के आसपास टूरिस्ट प्लेस में धारा 144 लागू, 2 दिन के लिए घाट इलाके में बारिश का रेड अलर्ट, पुणे शहर में ऑरेंज अलर्ट के बाद स्कूल बंद। वहीं महाराष्ट्र के परभणी में 3 दिन से लगातार बरसात, धालेगांव डैम 70% तक भरा, कई गांव प्रभावित, रेस्क्यू टीम ने इलाके में बंदरों को बचाया। वहीं इंदौर में भारी बरसात के बाद जल भराव की स्थिति, सड़क पर पानी में बहती दिखी गाड़ी, वीडियो वायरल। गुजरात के नवसारी में भारी बरसात के बाद हालात खराब हैं, हाईवे पुल के नीचे पानी भर गया है। गुजरात के जूनागढ़ में निचले इलाकों में भरा पानी, आम जनजीवन प्रभावित। गुजरात के वलसाड में नदियों में बढ़ रहा है जलस्तर, कई इलाकों में जल भराव की स्थिति, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम अलर्ट पर। वहीं गुजरात के डांग में 2 दिन से सड़क खोलने की कोशिश जारी, लैंडस्लाइड के बाद कई रास्ते बंद हो गए थे। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ के पानी में डूबे घर, एनडीआरएफ का राहत बचाव कार्य जारी, अब तक 63 लोगों का रेस्क्यू किया गया। केरल के कोट्टयम में भारी बरसात के बाद मौसम अच्छा हुआ, कई इलाकों में बरसात के बाद पानी भरा। और 100 बड़ी खबरों के बाद में अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णन को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, ईडी ने चित्रा रामकृष्णन को गिरफ्तार किया। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णन गिरफ्तार की गई हैं। ईडी ने चित्रा रामकृष्णन को गिरफ्तार किया। अब इस मामले में पूछताछ चित्रा रामकृष्णन से होगी। तो एनएसई की पूर्व सीईओ हैं चित्रा और 4 दिन के रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एनएसई की पूर्व सीईओ हैं चित्रा रामकृष्ण, उनका नाम है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने चित्रा को गिरफ्तार किया है और 4 दिन के रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया है। अब लंबी फहरिस्त होगी सवालों की, जिसका जवाब चित्रा रामकृष्ण को देना होगा। पूर्व सीईओ हैं एनएसई की, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे को लेकर के पुलिस का एक बहुत बड़ा खुलासा, जिसमें एफआईआर में पीएम के कार्यक्रम में गड़बड़ी करने की साजिश रची गई थी। यहाँ करीब 6 से 7 जुलाई को संदिग्धों ने एक गुप्त बैठक की थी। दूसरे राज्यों से लोग पटना आए थे। टाइम्स ऑफ भारत के पास में ये एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं, जिसमें इन तमाम बातों का खुलासा होता है। पटना से गिरफ्तार किए गए मोहम्मद जलालुद्दीन और अथर परवेज से पुलिस को सीक्रेट दस्तावेज मिले हैं। इस दस्तावेज के मुताबिक 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कही गई है। पटना पुलिस ने बाकायदा पीएफआई का नाम लेते हुए कहा है कि मुस्लिम मुल्कों से मदद लेने की बात दस्तावेज में कही गई है। दस्तावेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे पर बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पटना के फुलवारी शरीफ में साजिश रची गई। 6 से 7 जुलाई को सीक्रेट मीटिंग में साजिश। 6 से 7 जुलाई को पटना में संदिग्धों को गड़बड़ी फैलाने की ट्रेनिंग दी गई।
12 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी पटना गए थे। पटना पुलिस को 11 जुलाई को सीक्रेट मीटिंग में हुई इस पूरी साजिश की जानकारी मिली। पुलिस के मुताबिक 6 से 7 जुलाई को हुई सीक्रेट मीटिंग में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज शामिल हुए थे। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लें। बिहार के देखिए फुलवारी शरीफ से एसडीपीआई के दस्तावेज बरामद हुए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के पास एसडीपीआई के एक्सक्लूसिव दस्तावेज मौजूद हैं जो संदिग्ध जलालुद्दीन और अतहर परवेज के घर से बरामद हुए हैं। इनमें एसडीपीआई की मेंबरशिप के लिए सैकड़ों फॉर्म्स भी हैं। इनमें से अधिकतर फॉर्म में जो पते हैं वो किशनगंज के हैं। जो दस्तावेज मिले हैं उसमें देखिए बिहार सरकार से जुड़ी भी कुछ जानकारी है। अभी इस बाबत पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए एसडीपीआई के मेंबरशिप के सैकड़ों दस्तावेज जो मिले हैं, जो टाइम्स नाउ नवभारत के पास है, उसकी कॉपी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। फॉर्म में दूसरे राज्यों के लोगों के नाम और पता भी शामिल है। जलालुद्दीन सबसे पहले रात को हमने 11:15 बजे आप तक खबर पहुंचाई थी जब इनकी गिरफ्तारी फुलवारी शरीफ से की गई थी। जलालुद्दीन और साथ ही अतहर, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। किशनगंज के 9 लोगों के भरे हुए फॉर्म भी हाथ लगे हैं। तो जो चीजें इनके पास से बरामद हुई हैं नैना, उस पर अब जांच आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, दरअसल जिस जगह पर गिरफ्तारी हुई वहां पर कई ऐसे सैकड़ों फॉर्म बरामद हुए जिसमें यह बताया गया कि एनजीओ की आड़ में, मार्शल आर्ट सिखाने की आड़ में किस तरह से इन्हें पीएफआई या एसडीपीआई का सदस्य बनाया जाता था। मार्शल आर्ट सिखाने की आड़ में उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी। और इसके अलावा कई ऐसे दस्तावेज जो ये दर्शाते हैं कि भारत में रहते हुए इनके लिए आखिर क्या साजिशें रची गई, एसडीपीआई और पीएफआई का झंडा हो या फिर वहां किस तरह के मोमेंटोज हो। आप देखिए ये तस्वीरें, तमाम ऐसी तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं कि कितनी बड़ी साजिश बिहार में बैठकर रची गई। तो पटना के फुलवारी शरीफ में जो इन्होंने अहमद पैलेस में अपना ठिकाना बना रखा था, वहां एनजीओ के नाम पर ये लोगों के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे थे। और कमरे से पीएफआई के जो डॉक्यूमेंट मिले हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एसडीपीआई की सदस्यता का फॉर्म भी मिला है। हमारे सहयोगी साकेत लगातार हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। लोगों की गिरफ्तारी हुई है पटना के फुलवारी से। वहाँ पर देखिए जो डॉक्यूमेंट मिले हैं वो सभी डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ये एक आप देख रहे हैं, ये उनका एक ट्रॉफी टाइप का चीज़ दिख रहा है आपको। उसके अलावा कई लेटर हेड मिले हैं जिसमें देखिए आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई का ये एकदम देखिए किस तरह से यहाँ पर फॉर्म जो है वो रखा गया है। कई ऐसे डिटेल जो है वो रखा गया है। ये टारगेटेड असेंबली है जहाँ जहाँ आप देखिए कटिहार अलग अलग जगह के लिए यहाँ पर 10 साल का प्लान है। ये 5 to 10 ईयर का जो है प्लान है। ये टारगेटेड असेंबली कहाँ कहाँ का क्या प्लान है। बिहार के हर जिले का नाम इसमें आप देख पा रहे हैं। अररिया है, कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज है, सभी जगहों का नाम इसमें दिया गया है। और टारगेटेड असेंबली है। 5 से 10 साल तक कैसे कैसे इन लोगों को ये करना है। उसके अलावा देखिए आप किस तरह से यहाँ पर एक एक जिले का नाम हर पेज में आपको यहाँ पर दिखेगा। लोकसभा टारगेट जो है वो भी यहाँ पर दिखा गया है। पूरी तरह से यहाँ पर कागजात जो है वो बरामद किए गए हैं। कई डॉक्यूमेंट है, कई यहाँ पर जो है वो स्टाम्प पेपर भी आपको आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से ये तमाम चीज़ें यहाँ पर इकट्ठा की गई है। और ये देखिए आप बैनर है, पोस्टर है, झंडे हैं जो यहाँ पर आप साफ देख पा रहे हैं। ये यहाँ पर बरामद किया गया है। तमाम वो दस्तावेज आपको हम सीधी तस्वीर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ से बरामद किया गया है। और जो बातें सामने आई है, एक बड़ा खुलासा, एक बड़ा कह सकते हैं टारगेट करने की कोशिश यहाँ पर बिहार के कई जिलों का नाम इसमें लिखा हुआ है जहाँ पर किस तरह से लोगों को बढ़ाना है, कैसे उसको टारगेट करना है, कैसे लोगों तक पहुँचना है। तमाम जो रोड मैप है वो तैयार है। बड़ी संख्या में यहाँ फाइल्स देखिए आप, एक के बाद एक कई फाइल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जो कि रखे गए हैं। कई किताबें हैं, कई डायरीज़ हैं जो कि यहाँ पर बरामद किए गए हैं। तो ये एक बड़ा पूरा ही जिस तरह से लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी, वो अब सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे कौन लोग थे जो यहाँ से ट्रेंड होकर अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों तक पहुँचे हैं और आगे इनका क्या मंसूबा है। जिस तरह से 2047 तक इन्होंने जो टारगेट रखा है इस्लामिक कंट्री बनाने का भारत को, उसको लेकर इनका क्या रोड मैप है, ये अब पुलिस इसको सुलझाने में जुटी है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना। तो पटना में पीएफआई ने भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रची है। पटना पुलिस ने पीएफआई की साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार भी कर लिया है।
बिहार की राजधानी पटना के दानापुर से 2 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों मोहम्मद जलालुद्दीन और अथर परवेज पर देश विरोधी गतिविधि और एक समुदाय विशेष के लोगों को आतंकी प्रशिक्षण देने का आरोप है। आरोपियों का एक इश्तिहार पटना पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें मार्शल आर्ट, शारीरिक शिक्षा के नाम पर देश विरोधी अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देने, धार्मिक उन्माद फैलाने और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की बात लिखी गई है। पटना पुलिस का कहना है कि आरोपी जलालुद्दीन और अथर परवेज का इरादा भारत को 2047 तक मुस्लिम देश बनाने का है। दोनों आरोपी पीएफआई से जुड़े हैं। पुलिस को रेड के दौरान पीएफआई से संबंधों के कई कागजात मिले हैं, जिसमें 2047 तक भारत पर इस्लामिक शासन कायम करने का जिक्र है। तो टाइम्स नाउ भारत पर पटना के एएसपी ने यह कहा है कि 2 महीने से एक्टिविटी यहां पर चल रही थी और मार्शल आर्ट के नाम पर हथियारों की ट्रेनिंग भी लोगों को दी जा रही थी। केरल, तमिलनाडु से लोग पटना आए थे और इसके साथ ही यहां पर रेडिकलाइजेशन की कोशिश भी की जा रही थी, यानी कि लोग सिर्फ पटना के ही नहीं थे बल्कि अलग अलग राज्य से लोगों को लाया गया था। देखिए नाना, जो हमारे साथ यहाँ पर है मनीष कुमार सिन्हा जी, जो कि इस पूरे मामले का खुलासा इन्होंने किया है। एसीपी है फुलवारी शरीफ के और इन्होंने इस पूरे मामले को खोल कर रख दिया। हमारे साथ सीधे बात करने के लिए हम एक्सक्लूसिव उनसे बात करते हैं। सर, ये जो पूरा खुलासा आपने किया है, कैसे तक आप लोग पहुँचे, कैसे जानकारी मिली? हमें पिछले 1 सप्ताह से ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि फुलवारी शरीफ में एक रेडिकल मॉड्यूल वर्क कर रहा है। उस इंटेलिजेंस को हम लोगों ने यहाँ जो हमारे लोकल सोर्सेज हैं, उस लोकल सोर्सेज से वेरीफाई कराया और 11 तारीख को हम लोगों ने उस जगह पर, उस जगह के बारे में ऐसी सूचना थी, उस जगह को हम लोगों ने सर्च किया। तो सर्च करने के बाद एक वो घर जो मिला वो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर झारखंड पुलिस से एसआई जलालुद्दीन जी का था और दूसरे व्यक्ति जो मिले मिस्टर अतहर परवेज, जो सिमी के एक्टिव मेंबर रहे हैं, जो उन्होंने खुद कन्फेस किया कि वो सिमी के जितने भी बिहार से कनेक्टेड लोग हैं उनके बेलर्स रहे हैं और पिछले 2 सालों से वो एसडीपीआई और पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी थे। तो यहाँ पर उनके हिसाब से पिछले 2 महीनों से वो ये एक्टिविटी चला रहे थे जिसमें कोई बैनर पोस्टर नहीं था और वहाँ बहुत दूसरे राज्यों से लोग आकर के ट्रेनिंग देते थे, ट्रेनिंग लेते थे। तो ये ट्रेनिंग कहाँ से लोग आ रहे थे यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए? ऐसी कोई जानकारी, कागजात आप लोगों को मिला? हम लोग के पास जो एविडेंस है उसके हिसाब से तमिलनाडु, केरला और झारखंड और वेस्ट बंगाल से हैं और बिहार के भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से लोग हैं जिनके बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। और ये लोग मार्शल आर्ट और रेडिकलाइजेशन की ट्रेनिंग दे रहे थे और मार्शल आर्ट के नाम पर अस्त्र शस्त्र की भी ये लोग ट्रेनिंग दे रहे थे, जैसा उन्होंने खुद स्वीकारा है। और उसके बाद 6 और 7 जुलाई को, लेटेस्ट 6 जुलाई और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर केरला से और तमिलनाडु से लोगों ने आकर के ट्रेनिंग दी और उसके बाद इनका ये स्प्लिट हो गए। मकसद क्या था? रेडिकलाइजेशन ही मकसद हो सकता है, हमारा इन्वेस्टिगेशन उस पर ऑन है। और उसके बाद जो भी इसके ट्रेंड लोग हैं या जो भी रेडिकलाइज्ड करने वाले लोग हैं, वैमनस्य फैलाने वाले लोग हैं, फाइनेंसर हैं, आश्रयदाता हैं, सिंपथाइजर हैं, साक्ष्यों के आधार पर उनको हम तहकीकात कर रहे हैं और साक्ष्यों के आधार पर कानून की परिधि में लाएं। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम था यहाँ पर, उससे 1 दिन पहले इस तरह की घटना होती है और इतना बड़ा जो खुलासा है वो होता है। क्या तार जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री के दौरे से भी इसका? नहीं, अभी हमारा अनुसंधान बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, प्रारंभिक अवस्था में है, इसलिए अभी इस पर कमेंट करना ठीक नहीं होगा। हमारा अनुसंधान जैसे ही आगे बढ़ेगा, अनुसंधान में जो तथ्य आएंगे उसी तथ्य के आधार पर हम कंक्लूड करेंगे। ये भी जानकारी मिल रही है कि एयरपोर्ट के आसपास भी कुछ तार और इस तरह की चीज़ें हैं जिससे कि हो सकता है कि धमाका करने की भी कोशिश हो। हम लोग सारे जो साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों को विवेचना कर रहे हैं। तो इसमें जो फंडिंग की बात हो रही थी कि दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से यहाँ तक फंडिंग होती थी, क्या कुछ है फंडिंग को लेकर? क्या कुछ जानकारी? फंडिंग में जो फिनेंशियल ट्रेल्स मिले हैं वो दूसरे राज्यों से और एक पर्टिकुलर बैंक से ही दिख रहा है। तो उस बैंक में हमारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं और हम लोग उस फाइनेंशियल ट्रेल का जो सोर्स पॉइंट है उस सोर्स पॉइंट तक जाएंगे, उसके बाद ही हम लोग इस पर कुछ फाइनल कमेंट करेंगे। और खबरों में अब बात करते हैं ज्ञानवापी मामले की, जिसको लेकर आज एक बार फिर सुनवाई हुई और वो सुनवाई पूरी हो चुकी है। करीब 2 घंटे तक आज ये सुनवाई चली। बताया जा रहा है कि आज हिंदू पक्ष के वकील ने अपनी कोर्ट में दलीलें रखी हैं। 2 घंटे तक आज पूछताछ हुई, सुनवाई हुई। कल एक बार फिर से सुनवाई शुरू होगी।
और सोहनलाल आलिया क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। ये कह रहे थे कि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, उस तत्काल खड़ूसी ने कहीं नहीं यह वक्फ प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके बाद भी कहते हुए कि यह वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। शिव पुराण का भी आप लोगों ने हाँ, शिव पुराण पद्म पुराण का उस समय जब प्राण प्रतिष्ठा की बात आती है, हमारे देवाधिदेव महादेव प्रबंध जो 8 अगस्त 1619 तोड़ा गया, लेकिन उसके कोई अंतर नहीं आता है। उसके दर्शन पूजा करे या उनके क्षेत्र में, उनकी गरिमा के क्षेत्र में कोई अंतर नहीं आता है। क्या आज भी प्लाट संख्या 1936 का जो जिक्र किया गया वो क्या था? 1936 का जो है 1933 का दीन मोहम्मद का जिक्र था चारों भाइयों का। ये कहना था कि ये वर्तमान जो है ज्ञानवापी मसाजिद के लोग हैं, ये कहते हैं कि यह वक्फ प्रॉपर्टी है। तो उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो एक फैसला दिया था। हाँ 1944 में जो आया था कि यह वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हुए यह कहा गया कि वह यदि कोई खरीदा गया हो या न्यू से बना हुआ हो, इस तरह कोई भी वक्फ। अयोध्या के मामले में जजमेंट का यह हवाला देते हुए माननीय शिवशंकर जैन जी कहा कि यह देखिए, कोई भी अगर तोड़ दिया जाए तो उसके मूल स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता, आस्था का स्वरूप नहीं होता। इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, B.K. मुखर्जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उनका हवाला देते हुए, यहीं तक नहीं, हवाला ही नहीं, दस्तावेज माननीय न्यायालय उन जज को प्रस्तुत करते गए। शिव पुराण तो वो प्रतिष्ठा के प्रश्न का था, जो देवकों के देव संपत्ति के बारे में था, उन सबके बारे में। ये कल की घटना है, आज की घटना नहीं है। काशी विश्वनाथ एक्ट को लेकर क्या कुछ? हाँ, काशी विश्वनाथ एक्ट के धारा 4 और सेक्शन 5 के बारे में ये स्पष्ट कहा गया कि जो है, ये देखिए, इसके अंदर परिक्रमा प्रदर्शन बताया गया। बाबा विश्वनाथ मंदिर के जो एक्ट बना है बोर्ड उसका बताया गया। उनकी तरफ से वक्फ के कोई कागज वगैरह नहीं, कोई कागज नहीं, वक्फ का घोषित हुए कोई वर्णन नहीं, सिर्फ कह दिया गया कि वक्फ की संपत्ति है। शिव पुराण और विष्णु पुराण की जी, इसका वर्णन किया गया। शिव पुराण विष्णु पुराण में देवताओं की स्थिति क्या होती है, अग्नि पुराण में कर्मकांड द्वारा देवताओं की क्या पोजीशन होती है, प्रत्यक्ष मूर्ति हैं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हैं, स्वयंभू हैं, या मूर्ति के अनुपस्थिति में पूजा की जा सकती है। जहाँ पर एक बार मंदिर बन गई वह देवता संपत्ति हो गई, वह देवता के मूर्ति के खंडन हो जाने। और अब बात करेंगे कन्हैयालाल हत्याकांड की। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इससे जुड़ी। कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए की जांच जारी है। एनआईए ने उदयपुर से अशफाक को हिरासत में लिया है। चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है अशफाक। कन्हैयालाल केस में अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और अशफाक की गिरफ्तारी भी इस मामले में, इस जांच में बड़ी कड़ी मानी जा रही है। क्या निकलकर इससे पूछताछ में सामने आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो एनआईए का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। देखिए, चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है अशफाक की जानकारी मिल रही है। अब तक इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और बात अगली खबर की करते हैं। अजमेर में भड़काऊ बयान देने वाले सरवर चिश्ती का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आया गया है। हिंदुस्तान को हिला देने वाली धमकी देने वाला शख्स टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर एक्सपोज हो गया। पीएफआई से कनेक्शन और भड़काऊ बयानबाजी पर उसका स्टिंग हम आपको दिखाएंगे। नहीं, मेरी मैं अंजुमन का सेक्रेटरी, मुझे मना कर दिया रेजोल्यूशन। आई एम नॉट इंडिविजुअल। पीएफआई को लेकर जो बात चल रही है क्या है? देखिए, पीएफआई के ना मेंबर यहाँ कोई भी जरूरत करने आता है, सबको करा दीजिए। कोटा में भी आप मुझे मिले थे। पीएफआई कार्यक्रम में इज नॉट इलीगल। अगर इलीगल होती तो उसको अलाउ कैसे करें? पीएफआई इलीगल, पीएफआई का मैं मेंबर नहीं। सीधी सी बात है सर। अभी जैसे पटना में भी एक मामला हुआ है आज, पटना के अंदर बिहार में, वहाँ 2 लोग पकड़े गए हैं और पीएफआई कनेक्शन उनके मिले, उसमें पीएफआई के लेटर्स मिले हैं उनके पास, और उसमें ये कहा गया है कि 25 साल बाद इस्लामिक स्टेट बना देंगे भारत। मैं नहीं आता उसको अपने नॉन को जोड़ा पीएफआई से, उसको लेना दे जो चाहता नहीं, लेकिन पटना में जो हुआ है वहाँ भी पीएफआई पुलिस और मीडिया में भी पीएफआई को नहीं, लेटर जो उन्होंने लिखा उसको लेकर लेटर तो ये लिखा था कि ऐसा हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ध्यान दे, बल्कि उन्होंने तो एडमिनिस्ट्रेशन को लगाया था, चेताया था, उसमें एक आपका वो हिंदुस्तान हिलाने वाला बयान था, उसको क्या तो क्या है? कहावत है, मुहावरा है, ईट से ईट बजा दूंगा, हिला दूंगा, ये कोई मीन करता है क्या? मैंने जवाब दे दिया। सर, एक बयान में आपने ये भी कहा था कि वो जो शाखा जो आरएसएस की है, वैसी शाखा हमें भी बनानी चाहिए और चंदा इकट्ठा करें, ये जंग की घड़ी, जंग लड़ेंगे हम। नहीं, ऐसा बयान तो था। ये बातें नहीं करता हूँ।
और सरवर चिश्ती का वो पुराना बयान भी आपको सुनाते हैं जिसमें वो हिंदुस्तान हिलाने की बात कर रहे थे। इस बयान को भी सुनिए। जो मुल्क में हालात हैं, नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, हुजूर गरीनाथ की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। ऐसा आंदोलन करेंगे, ये पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा इंशाअल्लाह। आपने ये वीडियो भी सुना और आपने वो स्टिंग भी देखा जो टाइम्स नाउ भारत ने आपको दिखाया। दरअसल भड़काऊ भाईजान सरवर चिश्ती का बेटा भी अब आदिल चिश्ती हिंदू देवी देवताओं के वजूद पर सवाल उठा रहा था, जिसको लेकर जब खबर दिखाई गई तो अब आदिल चिश्ती ने माफी मांगी है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अजमेर दरगाह से जुड़ा एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का बेटा आदिल चिश्ती देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी कर रहा है। हनुमान जी, उनका वजूद, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे आप? श्री गणेश जी, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे आप? एग्जिस्टेंस से मेरी मुराद आप समझ जाएं कि वो पूरी तरीके से तो इंसान नहीं थे ना, खुद मानते हैं वो आपके भगवान हैं। टाइम्स नाउ भारत पर खबर दिखाए जाने के बाद 333 करोड़ देवी देवताओं वाले बयान पर सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती ने यू टर्न ले लिया है। किसी भी रिलीजन, खास तौर पे हिंदुइज्म को टारगेट करने का या मॉक करने की कोई नियत नहीं थी। फिर भी अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, मेरे हिंदू भाइयों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। इससे पहले दरगाह से जुड़े खादिम और अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने नुपुर शर्मा को लेकर विवादित बयान दिया था। अब बात अगली खबर की। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगा केस में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दायर की। 37 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। क्राइम ब्रांच ने देखिए 2068 पेज की चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में हत्या की कोशिश, दंगे की धारा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा शामिल है। तो चार्जशीट में हत्या की कोशिश, दंगे की धारा लगाई गई है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की भी धारा इसमें शामिल है। दिल्ली में दंगे की ये तस्वीरें शायद आप भूले नहीं होंगे। 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी के सी और दूसरे ब्लॉक में जमकर हिंसा हुई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 37 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 37 आरोपियों में 30 मुस्लिम हैं और 7 हिंदू आरोपी हैं। कुछ आरोपियों की दंगा भड़काने में अहम भूमिका थी, जिनकी पहचान मोहम्मद अंसार, शेख सलीम और सलीम चिकना के रूप में हुई है। चार्जशीट में इन आरोपियों के खिलाफ कई गंभीर आरोप हैं। हिंसा के पीछे की साजिश का पर्दाफाश करते हुए क्राइम ब्रांच ने कहा है कि ये पूर्व नियोजित हिंसा थी। करीब 2000 पन्नों की चार्जशीट में सीसीटीवी फुटेज, बयानों और मौका वारदात की फॉरेंसिक जांच को शामिल किया गया है। पुलिस ने हत्या के प्रयास, दंगा, मारपीट समेत आईपीसी की 12 धाराओं में मामला दर्ज किया था। मोहम्मद अंसार समेत 5 आरोपियों पर तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत केस दर्ज किया गया है। 37 गिरफ्तारियों के अलावा दंगे के 8 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान की राजधानी में जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच विवाद बढ़ता चला गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों भाई और उनके साथियों में लाठी डंडे चलने की नौबत आ गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, या भाइयों को देखना लड़ता हुआ। तस्वीरें आपके सामने, घर में घुसकर कुछ लोगों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। कई लोग लाठियों से कार में तोड़फोड़ कर रहे थे। इतने में दूसरा व्यक्ति आता है, लोहे की रॉड उसके हाथ में होती है, वो उस रॉड से हमला करने की तैयारी में नजर आ रहा है। ये श्यामनगर इलाके की घटना है। पुलिस ने एक्शन ले लिया है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर कार्रवाई की है और दोनों ही पक्षों को थाने लेकर पुलिस पहुंची है। और IF4 का फायर में बात कर लेते हैं। देश भर में बाढ़ बारिश के प्रभाव की गुजरात के कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ बारिश से बेहद परेशान हैं, बेहाल हैं। ज्यादातर जिलों में पानी भरा हुआ है। बाढ़ से बेहाल गुजरात की ये तस्वीरें आपके सामने। सूरत, नवसारी, जूनागढ़, वडोदरा, वलसाड़, ये गुजरात के अलग अलग जिले जहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। आधा हिस्सा पानी में डूब चुका है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको पानी पानी नजर आएगा। वलसाड़ की कई ऐसे नदी हैं जहां पर पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आसपास कई बीच होने की वजह से भी, समुद्र होने की वजह से भी बाढ़ का जो प्रकोप है वो और भी ज्यादा देखने को मिल रहा है।
तो आधे हिंदुस्तान में देखिए बाढ़ का कहर जारी है और सबसे बुरा हाल गुजरात का है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, सड़कों पर सैलाब है। रिपोर्ट आप देखिए। गुजरात में भारी बारिश जानलेवा साबित होने लगी है। बाढ़ बारिश से करीब 75 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात अभी भी बद से बदतर हैं। अहमदाबाद से वडोदरा तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें वडोदरा की हैं, जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पानी में घर डूब चुके हैं। गुजरात के हर जिले में जलजला जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें राजकोट की हैं, जहां पुल पार करते समय एक युवक बाइक के साथ तेज बहाव में बह गया। गनीमत रही कि वह पुल के नीचे नहीं गिरा। मौके पर पहुंचे लोगों ने ट्रैक्टर में रस्सी बांधकर युवक को बाहर निकाला। प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि नदी नाले उफान पर हैं, पुल पार न करें। बावजूद इसके लोग सैलाब के बीच जोखिम उठा रहे हैं और ऐसी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो देखा आपने गुजरात में कैसे लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सूरत से जूनागढ़ तक चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। इसे कहते हैं जल प्रलय, इसे कहते हैं विनाश लीला। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां भयंकर बारिश के बाद सैलाब आ गया। मूसलाधार बारिश के बाद डैम खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। सूरत में बाढ़ जैसे हालात हैं, जहां तक भी नजरें जाती हैं सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। भारी बारिश से जूनागढ़ के कई इलाकों में पानी भर गया है। घर के अंदर पानी ही पानी नजर आ रहा है। किचन से लेकर बेडरूम तक सब कुछ पानी में डूब चुका है। लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। एनडीआरएफ को तैयार रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लेकिन मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो बाढ़ बारिश की ऑल इंडिया रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पटियाला से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से उसका रुख कर लेते हैं, जिसमें मशहूर सिंगर दिलेर मेहंदी को हुई सजा। अदालत ने तुरंत दिलेर मेहंदी को हिरासत में लेने के लिए कह दिया है। अब से कुछ ही देर में गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी हां, गायक दिलेर मेहंदी को 15 साल पुराने मानव तस्करी केस में 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई है, जिसे आज पटियाला कोर्ट में सुनवाई की गई थी। पटियाला कोर्ट ने 2 साल की सजा को बरकरार रखा है। दिलेर मेहंदी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आती हैं। ये दिलेर मेहंदी और साथ ही उनके भाई शमशेर गैर कानूनी रूप से लोगों को विदेश भेजकर मोटी रकम लेते थे, तो कई बड़े आरोप हैं। और इस बीच गिरफ्तारी कभी भी दिलेर मेहंदी की हो सकती है। ये दिक्कतें बढ़ाने वाली खबर जरूर है। और मनोज हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, 15 साल ये पुराना मामला है कबूतरबाजी का, जिसमें अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है दिलेर मेहंदी की। जी बिल्कुल, दिलेर मेहंदी जाने माने सिंगर हैं, लेकिन उनके खिलाफ एक कबूतरबाजी का मामला कह सकते हैं हम इसको, मानव तस्करी का मामला चल रहा था। और 15 साल पुराना वैसे तो ये मामला है, लेकिन सजा 2018 में इनको सुनाई गई थी। अब उसको चैलेंज किया और उसी सजा को, 2 साल की जो सजा सुनाई गई थी, उसको पटियाला कोर्ट ने बरकरार रखा है। इसका मतलब ये है कि दिलेर मेहंदी को अब 2 साल की सजा काटनी पड़ेगी। हालांकि जो उनके वकील हैं, जो उनका पक्ष है, वो इसको चैलेंज करेगा हाई कोर्ट में, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है दिलेर मेहंदी की, और उनको पटियाला जेल ले जाया जाएगा, जो हमें जानकारी फिलहाल मिल रही है। और पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि जैसे ही सुनवाई खत्म हुई, जो ऑर्डर सुनाए गए, तुरंत कहा। मनोज, आज सुनवाई भी हुई, इस दौरान क्या दलीलें दी गई, जरा ये भी बताइए, आज कोर्ट रूम में क्या हुआ? देखिए, कोर्ट रूम की अगर हम बात करें तो दरअसल 2 साल की जो सजा सुनाई गई थी दिलेर मेहंदी को, उसके खिलाफ उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी और उस पे तब से सुनवाई चली आ रही थी। आज अंतिम सुनवाई हुई और पटियाला कोर्ट है, उसने जो पिछली बार जो सजा सुनाई गई थी उसको बरकरार रखा है, और जो 2 साल की सजा थी उसके तहत अब दिलेर मेहंदी को हिरासत में लेकर उनको गिरफ्तार डालकर फिर
जेल भेजा जाएगा, पटियाला कोर्ट ले जाया जाने की तो तैयारी चल रही है फिलहाल। ठीक है मनोज, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपसे लगातार अपडेट लेंगे, लेकिन कुल मिलाकर अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दलेर मेहंदी की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। बाढ़ से बेहाल हिंदुस्तान की, आपको बता दें जिस तरह से लगातार कई इलाकों में अब तेज बारिश की वजह से हालात खराब हैं। मध्य प्रदेश में कैसी स्थिति है, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से हालात खराब हैं। नदी नाले उफान पर होने से गांवों में पानी घुस चुका है, तो कई शहरों में भी सड़कें समंदर बन गई हैं। इंदौर से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहां बारिश के बाद ऐसे हालात हो गए हैं कि एक कार तिनके की तरह बह गई। देखिए रात का वक्त है और इस वीडियो में एक ब्लैक कलर की कार सैलाब में बहती जा रही है। इस दौरान कार का अलर्ट सायरन बज रहा है और तेज बहाव में कार बहती जा रही है। पिछले कई दिनों से इंदौर समेत एमपी के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में हालात खराब हो चुके हैं। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरदा जिले में भारी बरसात ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। पानी के तेज बहाव में एक युवक बाइक के साथ बह गया। रिपोर्ट आप देखिए। भारी बारिश और बाढ़ का कहर आधे हिंदुस्तान में दिख रहा है। सैलाब का दिल दहला देने वाला वीडियो मध्य प्रदेश से आया है। एमपी के हरदा में बाइक पानी के तेज बहाव में बह गई। दरअसल हरदा में तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। इसी दौरान एक शख्स बाइक पर सवार होकर उफनते नाले को पार कर रहा था, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो शख्स बाइक समेत बहने लगा। चारों ओर पानी से घिरे शख्स की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, लेकिन उसकी बाइक बह गई। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से मौसम विभाग ने हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, नर्मदापुरम, देवास, खरगोन, बड़वानी समेत कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। बता दें हरदा में बाढ़ में फंसे 200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मंचा नदी के ओवरफ्लो होने से भोपाल बैतूल को जोड़ने वाला हाईवे बंद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। मध्य प्रदेश के बाद अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से सैलाब आ गया है। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी उन सड़कों पर नाव चल रही है। रिपोर्ट देखिए। आंध्र प्रदेश में कुदरत कहर बरपा रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी है, सड़कों पर नाव चल रही है। हालात ये है कि मरीजों को अस्पताल तक जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले की हैं, जहां बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि सड़कों पर सैलाब आ गया। मरीज महिला को अस्पताल तक ले जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थीं, आज उन सड़कों पर नाव चल रही है। कमर तक पानी है। पानी में मकान, दुकान सब डूब गए हैं। लोग डरे सहमे हैं। प्रशासन लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील कर रहा है। लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। कई गांव पानी के तेज बहाव में बह गए, तो कई अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन बाढ़ वाले इलाकों में मुस्तैद है। जो बाढ़ में फंसे हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और बात महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश से भयंकर तबाही मची हुई है। चारों तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। नदी नाले उफान पर हैं, घरों में पानी घुस चुका है। आफत में लोगों की जिंदगी है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। ये सैलाब देखिए। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। लोग अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। पालघर में एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। 13 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो वहीं पुणे में नदी के तेज बहाव में 2 युवक बह गए। एक युवक को उसके दोस्तों ने बचा लिया, तो वहीं दूसरा युवक बह गया। ये हादसा तब हुआ जब दोनों युवक पुल पार कर रहे थे। तभी अचानक नदी के तेज बहाव में पुल ढह गया और युवक नदी में समा गए। ये हाल सिर्फ पालघर और पुणे का ही नहीं, अकोला भी पानी से डूबा हुआ है। और हालात ये हैं कि मरीजों को अस्पताल तक ले जाने के लिए कंधे में टांग कर ले जाया जा रहा है। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस वक्त कुछ कह रहे हैं, वो आपको सीधे सुनवाते हैं। चाहे लोकसभा राज्यसभा में हो, वो उस समय मानते हैं कि ये शब्द जो बोला गया है, जिस क्रम में बोला गया है, वो संसदीय नहीं है, तो उसको एक्सपंज करते हैं, विलोपित करते हैं। और ये परंपरा
बहुत लंबे समय से चली आ रही है। उस परंपरा में पहले इस तरीके की असंसदीय शब्दों की एक किताब निकाली जाती थी। अब क्योंकि संसद के अंदर हमने कोशिश की कि कागज की बचत हो, इसलिए हम इंटरनेट पर डालते हैं इसको। हमारी पहले तो कोशिश रहती थी इस किताब को देश के पत्रकारों को और लोगों को भी उपलब्ध कराएं, पर कुछ लोगों तक पहुंचती थी। हमने कहा देश के अन्य लोगों को भी जानकारी मिले, इसलिए हमने इसको इंटरनेट पर डाला है। और मैं यहां बताना चाहता हूं कि जो डिबेट और चर्चा में जो लोग चर्चा कर रहे हैं, वह माननीय सदस्यों को भी या अन्य जो संसद के दरवाजे जिन्होंने नहीं देखे, वो भी जो चर्चा डिबेट कर रहे हैं, जिनको संसदीय परंपराओं की जानकारी नहीं है, उनको ये जानकारी होनी चाहिए किसी शब्द को बैन नहीं किया है। उस समय के संदर्भ में जब जब भी आवश्यक हुआ तो विलोपित किया है। और कोई भी माननीय सदस्य को उस समय जब उनको उनके भाषण की प्रति दी जाती है, उस समय उनको कोई आपत्ति हो, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, कि आपने मेरे उन शब्दों को विलोपित किया है, वो विलोपित करना उचित नहीं था। किस कारण से किए हैं? अगर वो सचिवालय के अंदर कोई नोटिस देते हैं तो सचिवालय उस नोटिस पर उनको जवाब देता है। ये सारे शब्द जो विलोपित किए गए हैं, उनकी जो भी माननीय सदस्यों ने बोले हैं, उनकी जानकारी में अच्छा होता कि अगर विलोपित शब्दों के अंदर उनकी आपत्ति होती तो वह सचिवालय को जानकारी देते। हम फिर भी हम उचित समझते, लेकिन न्याय का अधिकार, क्योंकि नियम प्रक्रिया के अंदर पीठासीन अधिकारी का अधिकार है, हम उनकी बात सुनते। हमें उसके बाद भी लगता है कि नहीं, ये असंसदीय है, तो ये अधिकार हमें है। नियम प्रक्रियाओं के अंदर हम उस अधिकार को प्रयोग करके असंसदीय मानते हैं। इसलिए मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश में भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए। किसी शब्दों को बैन नहीं किया है और किसी सरकार भी बैन नहीं करती है। मैं डिबेट और चर्चा में सुन रहा हूं कि इस सरकार ने बैन कर दिया, उस सरकार ने बैन कर दिया। चाहे राज्यों की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, सभी राज्य की विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा एक स्वतंत्र स्वतः निकाय है, जिन पर सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं होता है। और मैं मानता हूं कि सभी राज्य विधानसभा इसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चलती है, संसद भी इस प्रक्रियाओं से चलती है। जहां तक जिन शब्दों को विलोपित करने के विषय के अंदर डिबेट और चर्चा कर रहे हैं, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। उन सारी प्रक्रियाओं को समय समय पर हम इंटरनेट पर डालते रहते हैं, उन विषयों पर डालते रहते हैं। और तो असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये आप सुन रहे थे लोकसभा स्पीकर। खबर आपको बता दें, बिजली के दामों को लेकर दिल्ली में हंगामा हो रहा है। बीजेपी अब केजरीवाल से सवाल पूछ रही है और बिजली के दामों को लेकर के सरकार को घेरा भी जा रहा है। दिल्ली में बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की हल्की झड़प भी हुई। बिधूड़ी ने केजरीवाल सरकार पर विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। आपने कहा था मैं दिल्ली को पावर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट बनाऊंगा। आपने कितने पावर प्लांट लगाए? जवाब चाहता हूं केजरीवाल साहब, आपने कहा था जब 15 में बात कही थी, 15 से 21 तक आपने कुछ नहीं किया। आपने कहा चोरी पर लगाम लगाऊंगा। चोरी 80% बढ़ गई उन विधानसभाओं में जहां एक विशेष वर्ग के 80% लोग रहते हैं। तो बिजली के दामों पर दिल्ली में हल्ला बोल आप देख रहे थे बीजेपी का।